नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद है प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंकित जी। और वक्फ अब कानून बन चुका है, देश में लागू भी हो चुका है, लेकिन इसको लेकर प्रदर्शन का एक दौर हम लगातार देख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो प्रदर्शन हमें देखने को मिला है वो पश्चिम बंगाल से देखने को मिल रहा है। और पश्चिम बंगाल के 3-4 जिलों में ये लगातार प्रदर्शन हो रहा है, हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। भाजपा ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। ममता बनर्जी कह रही है कि हम इस तरीके का हिंसक प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही साथ वो ये भी कह रही है कि वक्फ कानून को हम पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। तो बड़ा सवाल यह है कि देश की संसद से पारित कानून देश के एक राज्य में लागू नहीं होगा। क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि अमित शाह ने तो कहा था जी कि क्या बात करते हो, देश की संसद का कानून है, कौन इसे लागू नहीं करेगा। जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा। दूसरा, खासतौर पे अगर हम पश्चिम बंगाल में देखें जो हालात वहाँ पे, चाहे मुर्शिदाबाद हो चाहे अन्य जगहों से जिस तरीके के विरोध प्रदर्शन के वाकई सामने आ रहे हैं, वो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस हिंसा के पीछे राजनीति है और ये किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रायोजित ये हिंसा है। क्योंकि अगर हम बात करें मुसलमानों की, तो पश्चिम बंगाल से ज़्यादा या लगभग उतने ही मुसलमान उत्तर प्रदेश में होंगे, असम में होंगे, और भी कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर इतनी बड़ी आबादी हिमंता ने तो बोला कि 40% तक का मुसलमान होने के बावजूद भी हमारे राज्य में हिंसा नहीं हुई। हाँ बिल्कुल, जरा सा भी कुछ नहीं, विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है। ठीक है कि लोग अपनी सोशल मीडिया पर टिप्पणी कर रहे हैं या कोई एकाध कोई बयान आ जा रहा है, लेकिन इस तरीके के प्रदर्शन तो नहीं हो रहे हैं। तो दिख रहा है कि वहाँ पर इस कोई ना कोई राजनीति चल रही है। और जैसा कि बीजेपी के जो IT सेल के प्रमुख हैं अमित मालवीय, उनका एक ट्वीट में देख रहा था अभी, कुछ देर पहले का ट्वीट है उनका। उसमें उन्होंने दावा किया है कि जब फ्राइडे की जो प्रेयर हो रही थी उसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार के एक मंत्री का ये बयान आया कि इतनी भीड़ देखकर मेरे पास CMO से फ़ोन आया है कि मुख्यमंत्री जी खुश हैं इतनी भीड़ देखकर। तो एक तरफ आप भीड़ देखकर खुश हैं, एक तरफ आप कह रही हैं कि हम हिंसा नहीं चाहते, आप शांति के साथ रहिए। आपकी पुलिस पर हमला होता है लेकिन पुलिस जवाब नहीं देती है। वही पुलिस, वो जो शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं उन पर लठ चला रही है, प्रदर्शनकारियों पर लठ नहीं चल रहे हैं। तो ये दिख रहा है कि राजनीति तो है और जो संप्रदाय को बांटने का प्रयास तो किया जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल, जिसको कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है दोनों सदनों से पारित होने के बाद, वो अब कानून बन चुका है और वो हकीकत है, लागू भी हो चुका है। और देश की संसद से पारित कोई कानून जो है वो ऐसा कोई स्टेट कह ही नहीं सकता है कि भाई हम इसको लागू नहीं करेंगे। आप देखिए कि जिसको संविधान की जरा सी भी समझ है वो जानता है कि केंद्र सरकार के जो अधिकार क्षेत्र अलग हैं, राज्यों के जो अधिकार क्षेत्र अलग हैं, समवर्ती सूची में जो अधिकार हैं वो अलग हैं। और जो आर्टिकल 256 है वो ये कहता है, उससे जो राज्य सरकारें हैं वो बाध्य हैं केंद्र सरकार यानी जो संसद ने पारित किया है उस कानून का पालन कराने के लिए। अब जो वक्फ है वो केंद्रीय सूची में आता है, उसने सरकार ने कानून बनाया है, केंद्र सरकार ने, उसको आपको मानना पड़ेगा। और आपने देखा कि संसद से पारित जो कानून है, अब जैसे 3 तलाक का था, वो 3 तलाक अगर कोई फ़ोन पर देता है तो वो यूपी में भी गिरफ्तार होता है, वो केरल में भी गिरफ्तार होता है, तमिलनाडु में भी। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं, आप कोई मान लीजिए कोई महिला जाए शिकायत करने थाने में और वहाँ का CM, वहाँ का जो पुलिस वाला, वो ये नहीं कह सकता कि हमारे CM ने कहा है कि भाई हम नहीं मानेंगे ये कानून। जो लॉ है उसको मानना पड़ेगा। कोई CM तो FIR लिखती नहीं है, CM तो फैसला करेगी नहीं। वो तो जो उस कानून के अनुपालन के जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं वो उसका अनुपालन कराएंगी ना, तो वो उनका दायित्व है। CM के ऐलान कर देने से कुछ नहीं होता। CM जो हैं वो कानून का पालन कराने के लिए बाध्य हैं। उन्होंने संविधान की शपथ ली है और यहाँ तक कि कुछ जो विधि विशेषज्ञ हैं उनका यहाँ तक कहना है कि अगर ऐसी परिस्थिति लगती है कि ये राज्य सरकार संसद से पारित कानून का पालन कराने में, यानी कि संविधान से जो शासन चलना चाहिए उसका अनुपालन कराने में विफल है, तो आर्टिकल 356 लग सकता है। यहाँ तक की बात जा सकती है।
हाँ, यानी कि राष्ट्रपति शासन तक लग सकता है। तो मुख्यमंत्री ऐलान कर ही नहीं सकता कि हम संसद से पारित कानून का पालन नहीं करेंगे। जब शपथ ली जाती है तो उसमें पहला लाइन ही यही होती है कि मैं भारतीय संविधान में जो उल्लिखित चीज़ें हैं उनका मैं पालन करूँगी। और तो आपने शपथ दी है मुख्यमंत्री जी, आप इस तरह की बात मत करिए। कोई ये मतलब नादान बच्चे नहीं है जनता कि आप उनको बहला हाँ, के आपको फैसला अपने देंगी। वोट बैंक को साधना है, वोट आप बैंक को साधिए और किसी और तरीके से साध सकती हैं, वैसे भी साध रही एक हैं। तरफ और ये देखिए ना, दो तरफ ये दोहरा कह सकते हैं कि रवैया नहीं तो और क्या है। एक तरफ जो शिक्षक हैं जिनको नौकरी से निकाला गया है अनियमितताएं पाने के बाद, उन पर लठ चल रहे हैं, जो हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोगों के घरों में दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं कहा जा रहा है। तो ये दिखा रहा है कि पश्चिम बंगाल किस दिशा में जा रहा है। और ये पश्चिम बंगाल को पिछड़ा बनाए रखने का ही एक लगता है कि एक अभियान है। और ममता बनर्जी जिन्होंने कहा था कि वामपंथी शासन के दौरान कि ये हिंसा से मैं मुक्ति दिलाऊंगी अपने राज्य को, वो उस राज्य को और ज़्यादा हिंसक माहौल में जो जाने से बचा नहीं पा रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ही धकेल रही हैं उसको, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सरकार की विफलता है। ठीक है, वोट बैंक की राजनीति और सत्ता में बने रहने की जो चाह है वो राजनीतिज्ञों से कुछ भी कराती है, लेकिन उन्होंने जो वादे किए थे देश की जनता से, बंगाल की जनता से, उनको पूरा करने में नाकाम साबित तो हो रही हैं। बिल्कुल। पर्व त्योहार पे कर्फ्यू कहाँ लगता है जी। पश्चिम बंगाल में? जी। अगर देखा जाए तो खबरें आती है, हाँ, हाईकोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। शोभा यात्राओं की अनुमति जो है वो हाईकोर्ट से प्रशासन मिलती नहीं कोर्ट से लेनी पड़ती है। बिल्कुल। कोई कानून का विरोध सबसे ज्यादा होता है पश्चिम बंगाल में होता है। इलेक्शन के दौरान हिंसा सबसे ज्यादा कहाँ होता है? किसी राज्य में हिंसा की खबर नहीं आती, इवन जम्मू कश्मीर से भी नहीं आई जी। लेकिन आज भी पश्चिम बंगाल में इस तरीके की हिंसा चुनाव के दौरान देखने को मिलती है। बिल्कुल। तो कानून व्यवस्था जो है पश्चिम बंगाल का, वो एक तरीके से चिंता का विषय है। और इसको शायद रोज हम लोग देखते हैं और सोशल मीडिया पे तो तमाम ऐसे रील्स वायरल होते हैं जिसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि शायद भारत में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप देखिए कि ना कुछ राज्य ऐसे थे जिनकी छवि इस तरीके की हुई थी, हिंसा की, लूटमार की, गरीबी की, ये सब। उससे आप देखिए कि ना शायद बिहार अपना पिंड छोड़ा के आगे निकल चुका है, बंगाल वहीं का वहीं है। ये बड़ी हैरत की बात है। जबकि अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट के मामले में पश्चिम बंगाल फिर भी अभी बिहार से आगे है, लेकिन छवि अगर हम देख लें तो बिहार इस छवि से बाहर निकलकर आगे जा चुका है। पश्चिम बंगाल वहीं का वहीं है। बिल्कुल। सर, अब दूसरे विषय की ओर बढ़ते हैं और सीधे दक्षिण भारत चलते हैं। पूरब से दक्षिण जाना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पूरब के बाद सीधे दक्षिण ही आता है। तो अगर देखा जाए सर, तो वहाँ पे AIADMK और BJP में गठबंधन हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह को वहाँ जाना पड़ा। के अन्नामलाई एक तरीके से कार्यकाल पूरा हो गया था, बावजूद इसके कहा जा रहा है कि गठबंधन के लिए रास्ता बनाने के लिए के अन्नामलाई ने अपना इस्तीफा दे दिया। जी। हालांकि अमित शाह ने कहा कि नहीं, ये बात सही नहीं है। जी। आप इस गठबंधन को कैसे देखते हैं? क्या बीजेपी की रणनीति ठीक है वर्तमान परिस्थिति में, और आगे इसका क्या फायदा हो सकता है? देखिए, जहाँ तक हमने तमिलनाडु में बीजेपी की राजनीति को और अन्नामलाई के बारे में वहाँ के लोगों के मन में क्या है, ये जो ग्राउंड पर जाके जाना है, तो एक चीज़ जनता भी जानती है कि तमिलनाडु में बीजेपी का भविष्य अन्नामलाई ही है। और बीजेपी भी जानती है कि आगे जाकर अन्नामलाई को ही सब कुछ संभालना है। लेकिन अन्नामलाई अभी आप देखेंगे कि जब वो 4 साल से अभी अध्यक्ष थे, उससे ठीक 1 साल पहले ही वो बीजेपी में आए भी थे। तो अगर आप मान लें तो उनको 5 साढ़े 5 साल का उनका राजनीतिक अनुभव है। तो ये जो उनका 5 साढ़े 5 साल का कार्यकाल था, उसमें ये दिखा कि उनमें जोश है, उनमें ईमानदारी के साथ स्टेट की जो समस्याएं हैं उनको हल करने का मादा है। और उनके पास बात रखने का नीतियां भी हैं और अपनी बात रखने का पावर भी है। और वो केंद्रीय जो नेतृत्व है बीजेपी का, उसके भी मतलब वो कह सकते हैं करीब हैं, विश्वास पात्र हैं। और आपने देखा कि कितने तमाम वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर अन्नामलाई को कमान सौंपी गई थी। और हमने वो भी वीडियो देखा था जब अमित शाह ने एक तरह से मंच पर ही तमिलिसाई सुंदर राजन को से शायद थोड़ी सी नाराजगी भी जाहिर की थी, क्योंकि अन्नामलाई के खिलाफ उन्होंने कुछ कहा था। तो ये दिखाता है कि अन्नामलाई को प्रधानमंत्री भी पसंद करते हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी पसंद करते हैं। तो भविष्य उनका है। और अभी जैसा कि अमित शाह ने संकेत भी दिया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसकी आप बात कर रहे थे, उसमें कि वो उनके लिए राष्ट्रीय राजनीति में संभावनाएं हैं।
तो हो सकता है कि उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो रिशफल होना है उसमें उनको कोई जगह मिल जाए, या बीजेपी में जो राष्ट्रीय संगठन में कोई बड़ा पद मिल जाए, तो उनकी जो भूमिका बनी रहेगी जरूर। और क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पूरे तमिलनाडु में बीजेपी यूनिट में उन्होंने जो जोश भरा है राज्य भर का दौरा करके, और कठिन बहुत बहुत मेहनत करी थी उन्होंने उसके लिए भी, तो वो सब पूरा बीजेपी नेतृत्व जानता है। और जो एआईडीएमके के साथ गठबंधन हुआ है, क्योंकि वो एक ऐसे नेता हैं बीजेपी के जिन्होंने डीएमके पर भी निशाना साधा, एआईडीएमके पर भी निशाना साधा, और वही उन्हीं की बातों में को मानते हुए उस समय बीजेपी ने एआईडीएमके की बातें नहीं मानी थी, उनके साथ उतनी कम सीटों पर समझौता नहीं किया था, और गठबंधन टूट गया था। लोकसभा चुनाव में दोनों दल अगर साथ लड़ाई होते तो आंकड़े बताते हैं कि 5-7 सीटें एआईडीएमके और इन दोनों की मिलाकर आ जाती, शून्य पर नहीं निपटते। तो ये दिखाता है कि वो गलती जो हुई थी बीजेपी की, वो बीजेपी ने मानी है। और बीजेपी ने, ठीक है कि अन्नामलाई चाहते हैं कि अपने पैरों पर खड़ी हो बीजेपी, उस बात से बीजेपी सहमत है, लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो घरेलू जो वहाँ पे जो राजनीतिक जो जमीन है बीजेपी की, वो इतनी मजबूत नहीं है। बीजेपी वास्तविकता से परिचित है, और उसने राजनीतिक हकीकत को ध्यान में रखते हुए ही अब इस तरीके का फैसला किया कि एआईडीएमके को साथ लिया जाए। लेकिन एआईडीएमके के भी जो दूसरा धड़ा है, जो अभी तक कल तक उनके साथ पनीर सेल्वम थे, अब वो अमित शाह ने कहा है कि हमारा एआईडीएमके के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन अब पनीर सेल्वम कल तक आपके साथ थे, लोकसभा चुनाव भी आपके साथ लड़े, अब वो आएंगे साथ में नहीं आएंगे। टीटीवी दिनाकरन हैं, वो भी उनका एक अलग धड़ा है, तो वो भी आएंगे नहीं आएंगे। तो अगर सारे धड़े एक साथ आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि एक मजबूत वहाँ पर विपक्ष खड़ा हो सकता है, और डीएमके और कांग्रेस का जो गठबंधन है, वहाँ पर इंडिया गठबंधन है, उसको चुनौती दी जा सकती है। लेकिन देखना होगा कि ये आपस के जो मतभेद हैं उसको एआईडीएमके दूर कर पाता है क्या। बीजेपी की तरफ से कोई मतभेद ना रहे, इसलिए अन्नामलाई को साइड किया गया। और जो अभी वहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष बनाए गए हैं नागेंद्रन, वो एक समय एआईडीएमके में ही थे, जयललिता की सरकार में मंत्री भी रहे थे, और 2017 में ही उन्होंने एआईडीएमके छोड़ी थी, तो बहुत लंबा समय नहीं हुआ उनको पार्टी छोड़े हुए। तो वो जानते हैं कि कैसे सामंजस्य बनाए रखना है। तो जाहिर सी बात है कि उनकी नियुक्ति दिखा रही है कि बीजेपी अपनी तरफ से एआईडीएमके को आश्वस्त कर रही है कि हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं, आप अपने आंतरिक मतभेद जो है उनको दूर कीजिए। तो मुझे लगता है कि अगर ये इनकी परीक्षा है पलानीसामी की कि ये पनीर सेल्वम को, दिनाकरन को साथ ले पाते हैं, तो जरूर एक सशक्त मोर्चा खड़ा हो जाएगा स्टालिन के खिलाफ। और देखिए वहाँ पर स्टालिन जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो नीट का मुद्दा उठा रहे हैं, भाषा का मुद्दा उठा रहे हैं, या परिसीमन का मुद्दा उठा रहे हैं, तो वो जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि जो वहाँ पर घोटाले हुए हैं, अब आप देखिए कि 39,000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला बताया जा रहा है, वहाँ पर रेत घोटाला है, लुंगी घोटाला हो गया है, पता नहीं कौन कौन से 7-8 घोटाले तो कल अमित शाह जी ने गिना दिए वहाँ पर। तो ये जो घोटाले हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए जिस तरीके की मुद्दे उठाए जा रहे हैं, परिसीमन का अभी कोई जिक्र नहीं है कि जनसंख्या पहले तो जनगणना हो जाए, उसके बाद परिसीमन की कवायद होगी। अभी जनगणना का ही पता नहीं कब होगा। अच्छा, जो नीट का मुद्दा है, तो नीट से कैसे एक राज्य को छूट दी जा सकती है जब कोई केंद्रीय कानून है और उस पर पूरे देश पर लागू हो, तो एक राज्य को कैसे छूट दे दें। जो भाषा का मुद्दा है, वो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उस पर सभी राज्यों पर समान रूप से लागू है, तो एक ही राज्य को क्यों दिक्कत है, किसी और राज्य ने तो अब तक शिकायत नहीं की है। तो ये दिखा रहा है कि जबरदस्ती के मुद्दे पैदा किए जा रहे हैं, जबरदस्ती हर बात पर सर्वदलीय बैठक बुला ली जाती है, कभी केंद्र पर हमला बोला जाता है, कभी राज्यपाल के खिलाफ आप कोर्ट जाते हैं। तो तमाम ये जो मुद्दे हैं, मुझे लगता है अपनी असफलताओं से ध्यान भटकाने का प्रयास है। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए कि अगर हम देखें तो शायद हफ्ता भर भी नहीं हुआ, रामनवमी के दिन प्रधानमंत्री ने निशाना साधा तमिलनाडु में रामेश्वरम से डीएमके पर, और उसमें अभी और आप देखिए कि शुक्रवार को अमित शाह ने निशाना साधा। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते 10 दिन के अंदर ही बीजेपी के 2 बड़े नेताओं ने डीएमके पर निशाना साध दिया है। और अब लगातार जिस तरीके से दौरे बढ़ेंगे अमित शाह के, हर महीने 2 दिन का दौरा बताया जा रहा है कि तमिलनाडु का होगा, बंगाल का होगा और बिहार का होगा। जी। तो ये जो दौरे बढ़ेंगे, ये कहीं ना कहीं डीएमके की परेशानी बढ़ाएंगे। डीएमके के कई सारे मंत्री वैसे भी ईडी के रडार पर हैं, तमाम तरह के छापियों पे अभी हाल में भी पढ़ते ही रहते हैं लगभग जब से ये सरकार बनी है। तो दिखा
दिखा रहा है कि करप्शन के मुद्दे पर ये सरकार अब घिरने वाली है, और बीजेपी ने जिस तरीके से नेतृत्व में वहाँ पर परिवर्तन किया है और नए नेतृत्व को काम करने की छूट देने के लिए अन्नामलाई को शायद राष्ट्रीय राजनीति में ले आए, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर जो मोर्चा है बीजेपी का, एआईडीएमके के नेतृत्व में बीजेपी जिसमें शामिल है, तो मुझे लग रहा है कि अच्छी फाइट दे पाएगा। लेकिन अभी चूंकि 1 साल है लगभग चुनाव में, शायद मई में चुनाव है वहाँ पर, तो अभी 1 साल है, तो देखना होगा कि और राजनीति किस करवट बैठती है। लेकिन एआईडीएमके और बीजेपी साथ में 39 में से 30 लोकसभा सीटें जीतने का रिकॉर्ड भी बना चुके हैं तमिलनाडु में, हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ी सी हम कांग्रेस की बात कर लेते हैं। उसके बिना अगर देखा जाए तो राजनीति पूरी नहीं होती है। तो कांग्रेस ने 64 सालों के बाद अहमदाबाद में अपना अधिवेशन किया था जी। बहुत शोर हुआ था, चर्चा इस बात की भी हुई थी कि प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, हालांकि प्रियंका गांधी खुद शामिल नहीं हुई उस अधिवेशन में। खैर वो पारिवारिक छुट्टी पे थी उसका, लेकिन उस मंथन से निकला क्या? कांग्रेस में कोई परिवर्तन होगा? क्योंकि ये जब चीज़ें हो रही थी, अधिवेशन हो रहा था, उसी समय एक सैम पित्रोदा का बयान भी सामने आ गया था, जिसमें वो सुनाई दे रहे हैं कि कांग्रेस तो नियम कायदे बना लेती है लेकिन अमल नहीं कर पाती है जी। तो उस मंथन से आखिर निकला क्या कांग्रेस के लिए? और क्योंकि नया टॉपिक तो वहाँ नहीं आया, वही जनगणना, वही दलित, ओबीसी, वही मुसलमान, वही वक्फ, कुछ नया नहीं आया। जी बिल्कुल, और आपने जैसे कहा कि 64 साल बाद हुआ, प्रियंका गांधी नहीं गई, तो अब आप देखिए। हाँ, एक चीज नया हुआ सर, सरदार पटेल पे फिर से थोड़ा सा फोकस हो गया। जी बिल्कुल, क्योंकि गुजरात में थे तो आप सरदार पटेल की बात नहीं करेंगे तो आप वैसे ही और पीछे चले जाएंगे। अब आप देखिए कि 64 साल बाद पार्टी का अधिवेशन गुजरात में हो रहा है, तो कैसी भी पारिवारिक छुट्टी आपने पहले प्लान कर रखी हो, आप उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा एक अधिवेशन है, राष्ट्रीय अधिवेशन है। आप आगामी चुनाव के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं से तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनको कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे कि आप जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते तो आप रिटायर हो जाओ, आप क्या बोलते हैं, काम नहीं कर सकते तो आप साइड हट जाओ। आप कार्यकर्ताओं में तो उनको चेतावनी दे रहे हैं, उनमें जोश भरने की बात कर रहे हैं, और नेता अपना छुट्टी मना रहे हैं। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे को देखना चाहिए, प्रियंका गांधी से एक जरा नोटिस भेजकर जवाब मांग लेना चाहिए, भैया इतना बड़ा अधिवेशन था, सबकी वहाँ पे जरूरी उपस्थिति अनिवार्य थी। कहा जा रहा है कि उन्होंने लिखित चिट्ठी दी थी खड़गे साहब को कि मुझे छुट्टी चाहिए। हाँ। और खड़गे साहब ने इसे स्वीकार किया क्योंकि वो मेडिकल का मामला था जी। ऐसा वेणुगोपाल जी का बयान आया है। हाँ, तो अब ये देखिए सवाल उठे तो ये आया, अगर मेडिकल का मामला है तो फिर तो ठीक है, लेकिन इतना बड़ा अधिवेशन था तो वहाँ पर सभी बड़े नेताओं की उपस्थिति होनी चाहिए थी। अब इससे निकला क्या, ये सवाल हम मीडिया भी तो पूछ रहा है, और जो वहाँ पर जो लोग प्रतिनिधि वहाँ पर गए थे, चाहे राष्ट्रीय संगठन से जुड़े थे, क्षेत्रीय संगठन से जुड़े थे, प्रदेश इकाइयों से जुड़े थे, वो भी पूछ रहे हैं कि निकला क्या यहाँ पे। हमने तो 2-3 दिन गर्मी में बस यहाँ पर बिताए, क्योंकि गर्मी फोटो सेशन अच्छा हुआ, फोटो सेशन अच्छा हुआ। और उसमें जब जब वो सेशन हो रहा था उस समय मैं उसको देख रहा था। अच्छा, वो जिसमें सभी प्रतिनिधि थे, अब आप देखिए कि वो जो फोटो ग्रुप फोटो को होने में कम से कम भी 10 से 12 मिनट तो कम से कम लगे होंगे, क्योंकि जो फोटोग्राफर है वो बोलता है नहीं भैया आप थोड़ा इधर हो जाइए, आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए, आप ऐसे आइए और आप ऐसे आइए। मैं समझ रहा था कि ये सारे के सारे परेशान होने वाले हैं, क्योंकि 12 मिनट आप गुजरात में धूप में खड़े रहेंगे, आप बेहोश होकर गिर जाएंगे, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। चिदम्बरम के साथ हुआ भी। तो वो जब मैंने खबर पढ़ी तो मेरे को ये ध्यान आया कि मेरे को लग गया था कि कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि इतनी धूप में वहाँ खड़ा नहीं रह सकता कोई। अगर आप वहाँ के नहीं हैं, वहाँ के लिए नए हैं, वहाँ सिर्फ घूमने गए हैं इस मौसम में, गर्मी के मौसम में, तो बड़ी हालत खराब होने वाली है आपकी। तो ये चिदम्बरम को, हालांकि आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने पूरा ध्यान दिया उनके लिए, अपनी यूनिट को, बीजेपी गुजरात यूनिट को लगाया कि भैया आप केयर करिए, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे भी थे अस्पताल में, जायडस अस्पताल में। तो ये दिखाता है कि गुजरात की जो आतिथ्य सत्कार की परंपरा है वो कायम रखी। अब आपने गुजरात में जो वहाँ पर भाषण दिए, जैसा आपने कहा कि वही RSS पर हमला, वही अडानी पर हमला, वही प्रधानमंत्री पर हमला, वही जनगणना कराइए, जाति जनगणना कराइए, तो नया आप कुछ नहीं दे रहे हैं। उदयपुर के बाद ही हुआ था ये जी, तो उदयपुर से तो बहुत कुछ निकला था, रायपुर भी हुआ था। हाँ, रायपुर भी हुआ था। तो अब 1 साल पहले रायपुर का था। हाँ। अगर आप ध्यान करें तो अब आप हाँ 1 साल पहले रायपुर में था। तो रायपुर में जो आपने निचोड़ निकला था, आपने जो फैसले किए थे उसका क्या हुआ? आपने कहा था हम अपने संगठन में बड़े बदलाव करेंगे, लेकिन वो अभी कुछ बदलाव हुए हैं इस अधिवेशन से ठीक पहले। उससे पहले उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ था, उसका क्या हुआ? आपने कहा था कि जो बुजुर्ग हैं वो साइड किए जाएंगे, युवाओं को मौके मिलेंगे, लेकिन आपने जो सबसे वृद्ध
प्रसिद्ध व्यक्ति था आपकी पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, तो युवाओं को मौके कहाँ मिले? तो अब ये दिखाता है कि पार्टी जो फैसले करती है, जो चिंतन शिविर कर लेती है, वो फोटो खिंचाने के, आरएसएस पर हमला बोलने के, बीजेपी पर हमला बोलने के, प्रधानमंत्री को कोसने के, बस वो एक इवेंट बनकर रह जाते हैं। वही काम आप अपनी जनसभाओं में करते हैं, वही अपने अधिवेशन में करते हैं। तो इससे कुछ नया नहीं निकल पा रहा है। कार्यकर्ताओं को ये कह देना कि भैया आप जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो रिटायर हो जाओ, ये बात ठीक नहीं है। आपको खुद भी पहले दिखाना पड़ेगा कि हमारे नेता मेहनत करते हैं। अब आप ठीक है, बीजेपी के कार्यकर्ता कुछ भी कहें, लेकिन वो अगर ये कहते हैं कि उनको ये दिखता है कि प्रधानमंत्री मोदी कोई छुट्टी नहीं लेते, वो 16 से 18 घंटे काम करते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं वो जोश एक चीज आता है कि याद आता ऐसा है, बनूं। आपने जेपी नड्डा का और बीजेपी का पोस्ट देखा होगा, उसके दौरान 95 या उससे ज़्यादा की एक बुजुर्ग महिला है जो दिल्ली में पार्षद रह चुकी हैं, उनके यहाँ जेपी नड्डा वहाँ पहुंचे थे लाजपत नगर। तो इससे पता चलता है कि कार्यकर्ताओं का कद्र किस तरीके से हो रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो परंपरा है कि आपके जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको आप सम्मान दीजिए। ठीक है कि राजनीति में सक्रिय नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जिस तरीके से पार्टी को सींचा, पार्टी को खड़ा किया, उस संघर्ष के दिन थे वो, उस संघर्ष के दिनों में भी वो कहीं दूसरी जगह नहीं गए, सत्ता के लालच में आपके साथ बने रहे, तो ये एक बड़ी बात है। कार्यकर्ता को ऐसे कैसे बोला जा सकता है कि आप नहीं कर पा रहे हो तो चले जाओ? जी जी, तो ये बहुत वो बयान किसी राजनीतिज्ञ का नहीं लगता। वो ठीक है कि आप अपनी कोई कंपनी चला रहे हैं, आप अपनी कोई दुकान चला रहे हैं कि भैया नहीं काम कर सकते तो कल से मत आना टाइप का आपने बोल दिया, या फिर दिखा रहे हो कि सामने वाला खुश हो जाए मेरे इस बयान से। जी जी जी। तो ये उस पूरे मंथन से उन्होंने कह सकते हैं कि वो नींबू तो निचोड़ दिया लेकिन रस निकला नहीं। बिल्कुल, देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन इतना तो है कि कांग्रेस संगठन को लेकर काम करते हुए दिखाई ज़रूर दे रही है कुछ राज्यों में अब, लेकिन ये भी है कि उन राज्यों में कांग्रेस ऑलरेडी बैसाखी पर है, तो वहाँ क्या होता है, अब यूपी में वो मेहनत कर रही है, बिहार में मेहनत कर रही है, लेकिन ऑलरेडी वो बैसाखी पे है, और वहाँ जिनके साथ वो बैसाखी पे है वो दल स्पेस देना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। अगले चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।